Hello, what's up? Chapter number 1 we have dealt with, we have understood it conceptually. Abhi in this particular video we are going to deal with chapter number 2. जैसे मैंने चैप्टर 1 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है दो वीडियोस में, वैसे चैप्टर नंबर 2 को भी हम दो वीडियोस में डिवाइड करके शांति से पीसफुली स्लो एंड स्टडी समझेंगे. Chapter number 1 of strategic management was all about introduction of what is SM, what are the features of SM, what are the characteristics of strategic management, why basically we should go for strategic management में हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी बातें देखी. सही बात है. फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बाद हमने 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज भी देखी. याद है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. बनते वक्त पहले क्या बनता है बच्चों? कॉर्पोरेट लेवल. फिर बनता है उसके बेसिस पे बिजनेस लेवल और उसके बेसिस पे फंक्शनल लेवल. करेक्ट. पर एग्जीक्यूट होते वक्त क्या एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले फंक्शनल लेवल, फिर बिजनेस लेवल एंड एंड में कॉर्पोरेट लेवल. वही चैप्टर में हमने विजन एंड मिशन, ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे. हर कंपनी का विजन और हर कंपनी का मिशन होता है. हमने हमारे विजन मिशन की, खुद के विजन मिशन की भी बात की. फिर हमने ये भी देखा कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नाम का भी कोई कंसेप्ट है भैया. सही है. सो ये सारी बातें हमने ये चीज़ ये चैप्टर 1 में देखी, जस्ट टू प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन इन योर माइंड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय strategic management. Now coming to chapter number 2, if you talk about the name of this chapter, the chapter number 2 is known as strategic analysis and planning. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन तो चैप्टर 1 में निपटा डाला. अब इंस्टीट्यूट तुमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में क्या कंसेप्ट्स लेके, कौन सी थियोरीज लेके एनालिसिस करना है, एंड लेटर ऑन स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब क्या होता है और प्लानिंग के क्या एस्पेक्ट आते हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई दिस चैप्टर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. चलो आगे देखते हैं. Now when we talk about strategic analysis, this is the first part that we are going to starting with situational analysis. कौन सा analysis? Situational. अच्छा एक बात समझो, strategic analysis की अगर बात करें तो हमारे पास ना दो तरीके हैं, situational analysis and portfolio analysis. अभी जो हम बात करने वाले हैं वो ये फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो है situational analysis. So what have they given to you? It defines where you are today and in terms of your product, market, customer and competition. Okay. So situational analysis क्या define करता है? भाई तू आज कहाँ है as a organization, where you are today and where are your products, what is the scope of your market, how are your customers and what is the competition level in your in and around your organization. ये सब के बारे में अगर एनालाइज करना है तो मैं क्या एनालाइज कर रहा हूँ? मैं मेरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ बच्चों. ठीक है. चलो फॉर एग्जाम्पल, वाई टू गो फॉर दिस सिचुएशनल एनालिसिस. हमने चैप्टर 1 में देखा एनवायरनमेंट के हिसाब से सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें बदलती है और मुझे सिचुएशन के हिसाब से बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सही है. सो इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, द फर्स्ट थिंग आई नीड टू एनालाइज इज व्हाट आर माई सर्कमस्टांसेस. जब तक मैं मेरे गिवन सिचुएशन को समझ नहीं पाती, उसे एनालाइज नहीं कर पाती, मैं उसके लिए रिएक्टिव प्लान्स कैसे करूँगी? So situational analysis is understanding your organization, understanding its internal aspects, understanding its external aspects and then coming to a conclusion कि भाई अपना सीन क्या है और वो सीन पे कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज है तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. सो नाम बहुत ही क्लियर कट सजेस्ट करता है. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आज के दिए हुए सिचुएशन को एनालाइज करता है, मतलब एग्जामिन करता है और जो भी प्रोज है उन्हें बढ़ाने की कोशिश करता है, जो भी कॉन्स है उन्हें घटाने की कोशिश करता है. ठीक है. आगे देखते हैं डिटेल्ड. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस. सिचुएशनल एनालिसिस में भी 2 तरीके हैं. पहला तरीका है पेस्ट एनालिसिस, जो याद है मैंने तुम्हें एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैक्रो में बताया था. पेस्टल का ही ये हिस्सा है पेस्ट एनालिसिस. दूसरा तरीका है SWOT analysis. चलो देखते हैं what these methods are, what are these type of analysis. First, pest analysis. आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मुझे एनालाइज करना है तो मैं उसका पेस्ट एनालिसिस करती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखती हूँ, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स,
फिर सोशल फैक्टर्स और लास्ट में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर फेवरेबल चलते हैं, इसका मतलब मेरा सिचुएशन अच्छा चल रहा है। ये फैक्टर्स में से मैक्सिमम फैक्टर्स अगर नॉट फेवरेबल कंडीशन में चलते हैं, तो इसका मतलब है माय ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली नॉट इन अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, चलो, सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आज अगर हम कपड़ों की दुकानों की बात करें, फॉर द लास्ट 2 months now, I don't know in the future for how many months more COVID-19 situation is going to exist, and we don't know मुंबई में लॉकडाउन कैसा खुलने वाला है, कब खुलने वाला है। तो आज के तारीख में बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीनों के कॉमन, तीनों पे कोविड का असर हुआ है, बराबर है। तो तीनों हमारे पेस्ट एनालिसिस के फैक्टर्स एब्सोल्युटली अनफेवरेबल है। दे आर अगेंस्ट द सक्सेस ऑफ दोज स्टोर्स एंड कंपनीज because right now everything is shut down, everything is under lockdown, correct, and this is the first time हमारे ज़िंदगी में हम इतने समय के लिए घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो आज के तारीख में कोई भी नया फैशन ब्रांड अगर आना चाहे भी, क्या वो आ सकता है? रॉन्ग सिचुएशन। तो ये कब पता चलेगा? सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, दिस इज जस्ट नॉट द टाइम। लोगों के पास पैसा भी नहीं है लग्जरी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैलरीज मिल नहीं रही है, मिल रही है तो आधी मिल रही है। इट्स अ टफ डिफिकल्ट स्पॉट है लोगों के लिए। तो ऐसे टाइम पे पेस्ट में से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर छोड़ दो, पर बाकी 3 फैक्टर से फेवरेबल नहीं है। सो क्या किया हमने? हमारे सिचुएशन को एनालाइज किया। क्लैरिटी? चलो, अगर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो प्री लॉकडाउन, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक OnePlus, ये बहुत ही फेमस मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अगर OnePlus की बात करें, OnePlus 7T Pro उन्होंने लॉन्च किया था, अभी नया भी बहुत कुछ लॉन्च हुआ है। तो वो टाइम पे मुझे बात बताओ, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी ठीक थे। आई मीन द गवर्नमेंट वाज ओकेश विद, आई मीन इट इज एनकरेजिंग मेनी कंपनीज टू एंटर इनटू दैट मोबाइल फैक्टर हैंडसेट इंडस्ट्री। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ओके थे, बिकॉज देयर वाज डिमांड, सो ऑफ कोर्स सप्लाई देना काफ़ी बेटर लेवल पे चल रहा था। सोशल फैक्टर्स में येस, OnePlus इज रिकग्नाइज, इट इज़ गिविंग टफ टू आईफोन्स, बिकॉज आज के तारीख में एक तो बंदों के पास, मतलब अच्छे खासे लोगों के पास OnePlus के फ़ोन है या आईफोन्स है। आई मीन सैमसंग वॉज इन अ लूप एट पर्टिकुलर टाइम, बट अभी बहुत ही सिलेक्ट मॉडल सैमसंग के प्रीमियम ब्रांड्स करके चल रहे हैं, अदरवाइज सैमसंग तो फूट रहा है भाई। तो सोशली ऑल्सो OnePlus इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड। एंड टेक्नोलॉजिकल देखोगे तो यार OnePlus 7T Pro का वो क्या 7 Pro का पॉपअप camera and all was really a good technological factor for people to get attracted to that particular device. तो ऑल इन ऑल OnePlus कंपनी का ये जो नया लॉन्च हुआ था वो टाइम पे, वो पेस्ट एनालिसिस करो तो सिचुएशन बेहतरीन था, एंड दैट इज व्हाई दे लॉन्च्ड इट, एंड ट्रस्ट मी दे रियली डिड ग्रेट इन दैट पर्टिकुलर लॉन्च ऑफ OnePlus 7 Pro, करेक्ट। तुम अगर अभी तो नहीं, पर जब हम पहले ज़माने में ट्रेन में ट्रैवल करते थे, जब हम पहले ज़माने में मेट्रो में ट्रैवल करते थे, तो आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई यूज्ड टू सी, मतलब एक इंसान छोड़ के दूसरा इंसान OnePlus 7 Pro, इतना बेचा गया वो फोन, करेक्ट। सो सिचुएशनल एनालिसिस किया गया एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी फेवरेबल। चलो आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज SWOT। चलो, SWOT analysis. SWOT, S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats. अच्छा, अब ये क्या है? ये यूजुअली बच्चों का फेवरेट होता है SWOT एनालिसिस। इट इज़ यू कनेक्ट विद इट वेरी क्विकली। तो मेरे सिचुएशन में मेरे कंपनी की क्या ताकतें हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू ग्रेट, व्हाट आर आवर वीकनेसेस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वीकनेसेस होते ही है। Then what are the opportunities in the market that we can grab, and who are the companies or what are the threats that my company might face in the near future. ये अगर मैं एनालाइज करूँ तो भी तो मैं मेरे सिचुएशन को ही एनालाइज कर रही हूँ ना बच्चों। तो वो सिचुएशन कैसी है? इंटरनल वाली भी है, एक्सटर्नल वाली भी है। अगर हम स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो मैं इंटरनली खुद के अंदरूनी एनवायरनमेंट को एनालाइज करती हूँ। अगर मैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की बात करूँ तो फिर मैं मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करती हूँ। सही बात है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस पेस्ट एनालिसिस एंड SWOT एनालिसिस में SWOT इज ऑल्सो सिचुएशनल, पेस्ट इज ऑल्सो सिचुएशनल, पर पेस्ट अलग फैक्टर्स को एनालाइज करता है और SWOT अलग फैक्टर्स को एनालाइज करता है। चलो एक एक करके देखते हैं। दिस वॉज जस्ट
इंट्रोडक्शन फॉर यू पीपल टू नो व्हाट इट इज, पर अभी ज़रा डिटेल में देख लेते हैं. पेस्ट एनालिसिस. पॉलिटिकल फैक्टर सबसे पहला फैक्टर. सेकेंड फैक्टर इकोनॉमिकल. थर्ड फैक्टर सोशल. लास्ट फैक्टर टेक्नोलॉजिकल या टेक फैक्टर. चलो, पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आता है? There are government decisions, there are policies that affect the firm's position and the structure. तो मैंने पहले भी वहाँ डिस्कस करते वक्त कहा है कि जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, देयर वाज, आई मीन, बिजनेसेस वर फ्लरिशिंग एक्चुअली, बट बीजेपी का गवर्नमेंट आया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत आ गई. इस चक्कर में उतना अभी बिजनेसेस वो लेवल पे फ्लरिश नहीं होते या जुगाड़ नहीं कर पाते, बिकॉज गवर्नमेंट डिसीजंस बदल गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई, जिसकी वजह से फर्म्स और कंपनीज की पोजिशंस और स्ट्रक्चर्स भी बदल गई है. ठीक है. सो येस, पॉलिटिकल फैक्टर्स को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बदलने से कंपनी के सिचुएशन की भी बदल जाते हैं. देन आता है इकोनॉमिकल फैक्टर. चलो, पहला फैक्टर है उसमें इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कहो या इंटरेस्ट रेट्स कहो, डिमांड सप्लाई के ट्रेंड बोथ अफेक्ट द कस्टमर्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट्स. सो व्हाट इज इन्फ्लेशन पीपल? आज से ना रफली 10 साल पहले अगर तुम 500 की नोट कहो तो बहुत वैल्यू होता था 500 की नोट को. यार 500 है ना. अभी इट्स नथिंग. आई मीन, छुट्टा हो गया ना उसका, तो मतलब कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलता है. और 1000 की तो अभी नोट ही नहीं है, डायरेक्ट 2000. तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि 500 की जो वैल्यू थी 10 साल पहले, वो अब 2000 की नोट को आ गई है. मतलब अपने पैसे का वैल्यू घट गया है. जो 100 की वैल्यू थी अब वो 500 को लग गई है. पहले हम कैसे कहते थे यार 100 रुपये की नोट निकाली तो यार खत्म हो जाती है, अब वैसे 500 की नोट निकाली तो यार खत्म हो जाती है. मतलब हमारे पैसे का वैल्यू घट रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है. अगर उल्टा हो रहा होता कि 500 का वजन अब बढ़ गया है, मतलब 500 में क्या क्या नहीं आ जाता, तो हम कहेंगे कि यार डिफ्लेशन है, मतलब तरक्की हो रही है अपनी. फिलहाल इन्फ्लेशन सिचुएशन में क्या होता है, लोग कितना भी कमा ले इनफ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका डिमांड लेवल कम होते जाता है. डिमांड लेवल कम होता है मतलब बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज भी कम होते हैं ना बच्चों. सो इन्फ्लेशन, फिर इंटरेस्ट रेट, इन द सेंस सी पब्लिक बाय लग्जरी EMIs पे या लोन्स लेके एक्सेट्रा, करेक्ट. पर अगर यही लोन्स या EMIs पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हैवी पड़ने लग जाए तो people won't opt for your luxury products, people won't opt for services that are secondary. तो अब क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या जो बिजनेसमैन है जो ये सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके डिमांड में वापस घटौती हो जाएगी, अगेन वो चेन हिल डुल जाएगा. तो ये चेन जो है ना, इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट्स के असर का, डिमांड सप्लाई के चेन का, वो जितना कस्टमर्स पे असर करता है उतना ही इस्टेब्लिशमेंट्स पे भी असर करता है. बिकॉज बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट किसके लिए काम कर रहा है? कस्टमर के लिए. कस्टमर ही माँ बाप है, वही मांगेंगे, नहीं तो हम दे के किसको देंगे यार. सही बात है. सो इकोनॉमिकल साइकिल भी डिपेंड करता है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था इकोनॉमिक की जो अपनी साइकिल है वो कभी पीक पे होती है, कभी डिप्रेशन, कभी रिसेशन, कभी ग्रोथ. डिपेंड्स तुम्हारी कंट्री की कहाँ है, कैसे है, उस हिसाब से तुम्हारे बिजनेसेस ने वो इकोनॉमी के फ्लो के साथ फ्लो होना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सोशल. यस, द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन. what does your population want, what are the likes and dislikes of the population. कल्चरल ट्रेंड्स क्या है, ये हेल्प करते हैं इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जैसे आज के तारीख में पतंजलि, ये फेमस कंपनी तुम्हें पता ही होगी, बाबा रामदेव, बराबर है. क्यों चला पतंजलि इतना फटाक से, अचानक भयानक आया और स्प्रेड हो गया मार्केट में एकदम बहुत बढ़िया तरीके से. बिकॉज सोशली एक्सेप्टेड फिनोमेना लेके बंदा आया, आयुर्वेदा. I mean, people any which ways are crazy for natural products. Plus, रामदेव बाबा फर्स्ट क्रिएटेड हिज ओन ऑरा, है ना, वो बहुत पहले फेमस हुए, बाद में उन्होंने ये पतंजलि का सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई. आज पतंजलि का साबुन, पतंजलि का बर्तन घिसने का साबुन, पतंजलि का टूथपेस्ट, दैट इज दंतकांति, एवरीथिंग पीपल बाय. व्हाई? बिकॉज पब्लिक के सोशल एस्पेक्ट में वो फिट बैठ गए. दैट इज व्हाट इट इज़. सो सोशल अगर फैक्टर हम पतंजलि ये ऑर्गेनाइजेशन का देखें, बढ़िया है, एब्सोल्युटली फेवरेबल. समझा? ओके. देन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट. इट इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एंड इनोवेशन. यस, ये मैंने सेम एग्जांपल मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर बाहर की दुनिया में मशीन्स यूज़ करके कपड़ा बनाया जा रहा है, तुम अभी भी अगर चरखा चलाते बैठोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. हेलो प्लीज़. आई मीन, इट इज़ लाइक
बाहर सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी की बातें चल रही है, ट्विटर की बातें चल रही है, और तुम अगर नोकिया 887 लेके बैठे हो, इट इज़ योर फॉल्ट. यू विल नॉट बी एबल टू टेक पार्ट इन द कन्वर्जेशन, यू विल बी लेफ्ट आउट बिकॉज you need to upgrade according to the upgraded technology. Clarity. तो इमेजिन करो ना, एक अगर बंदा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेके बैठा है तो हाउ इज दैट पर्सन गोइंग टू एक्चुअली व्यू आवर डिजिटल लेक्चर्स ऑल्सो. आई मीन जब नोकिया 887 पे है तो लैपटॉप का भी वी डोंट नो वेदर दैट पर्सन विल हैव इट और नॉट. वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये ना लैपटॉप ने बच्चों के ब्रेन को खराब कर दिया है, मोबाइल ने बच्चों के ब्रेन को खराब किया है. अग्रीड. बट ये क्यों हुआ है? क्योंकि दे हैव यूज्ड इट इन द रॉन्ग वे. बट नाउ करंटली वी आर यूजिंग इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. Rather, technology is helping us in this kind of difficult stuck up situation. So technological situation भी organization ने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Clarity. So पहला है political, दूसरा है economical, तीसरा है social, चौथा है technological advancement. इसे पेस्ट एनालिसिस कहते हैं. ये सिचुएशनल एनालिसिस का पहला एस्पेक्ट है. सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन का कंपेयर करके देखा जाता है. अगर मैक्सिमम फैक्टर्स फेवरेबल है, बढ़िया है, यू कैन गो अबाउट विद योर प्लान्स एंड पॉलिसीज. अगर मैक्सिमम फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, इट इज़ बेटर यू डू वॉट एवर यूर कंटिन्यूइंग टू डू और यू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशंस. पर फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ये जब पता चलेगा तभी तो आगे का प्लानिंग करोगे ना बच्चों. इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू एनालाइज योर सिचुएशन फर्स्ट. ठीक है, चलो we'll go ahead with the next part. Okay, so Coca-Cola's pest analysis. चलो एग्जाम्पल दिया है मैंने तुम्हें, देख लेते हैं क्या है. पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. पॉलिटिकल फैक्टर, कोका-कोला का पेस्ट एनालिसिस कहता है कि दीज पीपल फॉलो द फूड ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स and they also follow labor and marketing laws because they need to do that. If they do not follow that, उनके political scenario में लोचा हो जाएगा. ए भाई, जो laws बने हैं उन्हें follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So उनके situational analysis में they make sure that they are adhering to all the political factors and the legal requirements as is possible. Then इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करो तो मोस्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. कोका कोला अगर इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कोका कोला ये सॉफ्ट ड्रिंक से है फॉर कोका कोला कंपनी. इसके लिए उनका मेजर फोकस सॉफ्ट ड्रिंक पे होता है बिकॉज उनका मेजर इनकम वहीं से आ रहा है. Third, social factors. They also are thinking of launching of healthy soft drinks in the US and similarly in Japan and China. जैसे डाइट कोक या शुगर फ्री कोक या फ्लेवर्ड नॉर्मल विदाउट सोडा वाले ड्रिंक्स जो वो बनाते हैं, बिकॉज वो बनाए इसके लिए जा रहे हैं बिकॉज सोशली ना आज भी एरेटेड मतलब द गैस वाले ड्रिंक्स आर स्टिल नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड एज हेल्दी बिकॉज बहुत सारा एनालिसिस उस पर हुआ है कि भाई इट इज़ सो डेंजरस फॉर आवर ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो टू बैलेंस इट आउट ये लोग क्या करते हैं, ऐसे हेल्दी वर्जन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बनाने की कोशिश में है. देन टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो दे यूज़ हाई टेक्नोलॉजी टू मेक फाइन प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट टाइम. दे ऑल्सो यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. येस, दे अनडाउटेडली डू दैट. वो सोशल मीडिया पे कोका कोला के एड्स अच्छे खासे तरीके से बनते हैं और कोका कोला के बॉटल से लेके सब कुछ हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल होके स्वच्छ तरीके से किया जाता है. सो व्हाट आर वी डूइंग, ये हमने कोका कोला के पेस्ट एनालिसिस को एनालाइज किया. उससे हमें पता चला कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन है. पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या हम सही जा रहे हैं, हाँ. इकोनॉमिक सिचुएशन पे हाँ. सोशल सिचुएशन पे दे आर ट्राइंग हार्ड. टेक्नोलॉजिकली फेवरेबल सिचुएशन है, दे आर डूइंग बेस्ट दैट दे कैन. सो ऑल इन ऑल अपना आज का स्टैंडिंग एज कोका कोला कंपनी उन्हें दिख जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. अब यहाँ बात हो रही है स्वोट एनालिसिस की, जिसका पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ्स. चलो अगर हम अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल का पता है ना तुम्हें, अमूल दूध पीता है इंडिया. हाउ आई विश हम फेस टू फेस लेक्चर में होते और तुम ये सब गाते और मुझे मज़ा आता. अभी मैं खुद का मजाक बना रही हूँ खुद ही गा के. बट वी नो दिस एड सो मच. आई मीन अमूल दूध आगे का तुम अपने आप बोल ही देते हो कि पीता है इंडिया. इतना फेमस उन्होंने वो क्रिएट किया था. सो अमूल ये एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है. देखते हैं उसके स्ट्रेंथ्स क्या दिए हैं स्वोट वाले में. It is the largest food brand in India. Yes, definitely it is. They give you high quality at low price. Absolutely. Amul is not costly.
तुम अमूल चीज़ से लेके अमूल बटर से लेके जो भी देखोगे, दे आर नॉट वेरी ओ माई गॉड अब मैं क्या करूँ, ऐसे वाले कॉस्टली नहीं है. देन इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाउच्ड मिल्क ब्रांड. इमेजिन दैट, वो मिल्क पाउचेज जो मिलते हैं इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अमूल के है. Then annual turnover of Amul is US dollars, as in dollar 1504 million. Amazing. Then highly diverse product mix. Yes, अमूल सिर्फ दूध ही नहीं देता है. अमूल दूध, अमूल के अदर वो अमूल कूल से लेके अमूल के चॉकलेट्स है, देन अमूल का क्या है, पनीर है, बहुत सारे वैरायटी है. तो देर इज़ अ गुड प्रोडक्ट मिक्स. आई मीन पीपल हैव मैनी ऑप्शंस टू बाय एज प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल. एंड रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है. रोबस्ट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग. आज कोई भी अपना लोकल जो बनिया जी है उनके पास भी तुम्हें अमूल के सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इतना अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन लाजवाब है. सो ऑल दीज आर स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट कंपनी. दीज आर द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अमूल इज डूइंग रियली ग्रेट. पर जहाँ स्ट्रेंथ होते हैं वहाँ वीकनेसेस भी तो होते ही है. सो व्हाट आर द वीकनेसेस? Risks of highly complex supply chain system. Sometimes the distribution system is great, supply is also great, but it is complex. अगर एक कड़ी भी इधर उधर हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है. सो दैट इज अ रिस्क. स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन वीक इंफ्रास्ट्रक्चर. अमूल का इंफ्रा थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न नहीं है. दे स्टिल थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स लेवल पे, तो जिसकी वजह से वीक इंफ्रा होने के बावजूद भी वो इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इन सब लोगों का. देन अलायंस विथ थर्ड पार्टीज हु डू नॉट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. यस, देखो अमूल दूध वालों का बहुत ही ज़्यादा अलायंस है, इन दोस्ती कॉन्ट्रैक्ट्स लोकल डीलर्स से है. और ये जो लोकल सोल ट्रेडर्स है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा ही नहीं है. तो बहुत बार इधर उधर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अमूल कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कौन से सोल ट्रेडर ने क्या जुगाड़ किया और क्या गड़बड़ हो गई है. दैट इज ये गिन चुन के 3 वीकनेसेस अमूल कंपनी के है. बट कंपेयर करोगे तो स्ट्रेंथ्स बहुत है कंपेयर टू द वीकनेसेस. वीकनेसेस आर लेस. चलो फिर अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं. अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो दे कैन पेनिट्रेट इंटरनेशनल मार्केट. यस, अमूल का बेस इंडिया है. दे हैव नॉट एक्सपैंडेड इंटरनेशनली एज सच. They have, but not with respect to everything, all the products. So they can definitely try and exploit the international markets. It's a major opportunity. Strength का इस्तेमाल करके वो ये opportunity को grab कर सकते हैं. Second, they can diversify the product portfolio to enter new product categories and expand existing categories like processed foods, chocolates, etc., which they are doing. Earlier अमूल चॉकलेट नहीं था, पर अभी अमूल चॉकलेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो अगर तुम देखोगे इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी विच दे आर ट्राइंग टू ग्रैब. दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ वैरायटी पोर्टफोलियो. ऑलरेडी वैरायटी है और भी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को एक्सपैंड करने की वो लोग कोशिश में है. सो दे आर ऑन द करेक्ट ट्रैक. चलो अब थ्रेड्स देख लेते क्या है. थ्रेड्स में ऑफकोर्स सबसे पहले आते हैं कॉम्पिटिटर्स. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, ये सारी कंपनियां थ्रेट्स है बिकॉज दे कॉम्पिटिटर्स. एनी टाइम कोई भी कुछ बढ़िया प्रोडक्ट ला दे तो चलो अमूल डिमांड कोलैप्स हो जाए. देन देर इज स्टिल कॉम्पिटिशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज इन बटर. येस, ऑल्सो इन चीज़. चीज़ भी बहुत बार लोग बाहर की कंपनियों का प्रेफर करते हैं देन अमूल. देन ग्रोइंग प्राइस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. एंड लास्टली बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क पाउडर. ये ऐसे इश्यूज़ है जिनके वजह से अमूल के इंफ्रा को, अमूल के रोज़ाना काम को तकलीफ हो सकती है. हुई ही है ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट दीज आर द थ्रेट्स विच मे और मे नॉट कॉज लॉस टू अमूल. बट व्हेन यू नो योर एनिमीज, व्हेन यू नो योर थ्रेट्स, यू कैन एटलीस्ट प्लान फॉर एक रिएक्शन और मे बी थोड़ा सा प्रिवेंशन टू मेक श्योर कि ये थ्रेट्स थोड़े दूर ही रहे हमारे से. तो जब ये एनालिसिस किया जाता है तब जाके तो तुम खुद को पहचानते हो. जब तुम ये एनालिसिस करते ही नहीं हो तो तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है और तुम कहाँ वीक हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम क्या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे और कौन सी ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ तुम्हारा लॉस हो सकता है. सो दिस इज़ व्हाट SWOT एनालिसिस इज़ फॉर अमूल इंडिया. क्लियर? चलो ये अपने कंपनी का एनालिसिस मैंने दिया है. अब SWOT का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. SWOT एनालिसिस. फर्स्ट स्ट्रेंथ, सेकेंड वीकनेस. चलो देखते हैं पहले स्ट्रेंथ्स का क्या है. फिनेंशियली साउंड होना मतलब कैपिटल बेस अच्छा होना इज वन स्ट्रेंथ दैट यू कैन कंसिडर. ये जनरल सारे एस्पेक्ट दिए फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन.
फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रा को फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज करता है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आया स्ट्रेंथ के लिए। अगर गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब तुम्हें फ्रीडम मिल गया है तुम्हारा काम करने के लिए, बढ़िया बात है, स्ट्रेंथ है। इफ़ यू हैव अ गुड रॉ मटेरियल बेस, दैट मीन्स अच्छा खासा रॉ मटेरियल आ रहा है तो अच्छा खासा प्रोडक्ट भी बनेगा, अगेन इट्स अ स्ट्रेंथ, इट्स अ प्रो। And lastly, if you're technologically, if you're rich, if you're modern, you're ultra modern, your products will be better, you will get cost advantage, कम पैसे में बढ़िया काम कर पाओगे because of your technological advancement। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में है, हम उन्हें स्ट्रेंथ्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। पर वीकनेसेस भी तो जानने ज़रूरी है। तो वीकनेसेस कब होते हैं? मान के चलो मेरे पास 4 मशीन्स है, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं रॉ मटेरियल चारों में डालूँ, तो मैं 2 में डाल के काम कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही हूँ बच्चों। इट्स अ वीकनेस। 2 मशीन तो पड़ी पड़ी है, भी काम ही नहीं कर रही है, व्हाट इज द यूज? Then I have a poor product mix. My product mix does not have all products which are going great. There are some products which are really going bad in the market, and there are some which are average. तो मेरा product mix भी अच्छा नहीं है। Then there is industrial unrest in my organization. मतलब मेरे laborers, मेरे workers, काम करने वाले लोग हमारे management से खुश नहीं है, कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी इनकलाब जिंदाबाद कर लेते हैं, तो इसे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कहा जाता है। फैक्ट्रीज में तकलीफें होना, दिस इज नॉट गुड साइंस ऑफ अ गुड कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। देन देर इज पुअर इंफ्रा एंड देर आर ग्लोबल थ्रेट्स। पुअर इंफ्रा का मतलब है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बढ़िया तरीके से नहीं हुआ है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मुझे ग्लोबल थ्रेट्स भी बहुत फेस करने पड़ रहे हैं और मैं उतनी कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दिखेंगे तो हम उन्हें वीकनेसेस कहेंगे। देखो मैंने स्ट्रेंथ के लिए एक बिल्डर लाया है यहाँ पे, जो मस्त वाला उठा के है। वो क्यों ऐसा दिखाया मैंने? बिकॉज एक्चुअली द स्ट्रेंथ्स दैट आर रिटन ओवर हियर, इफ दे आर देयर इन माय कंपनी एक्चुअली लुक्स लाइक दिस टू मी। आई मीन इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग, बराबर है, बट देन देयर आर वीकनेसेस ऑल्सो। ये बंदे के हाथ पैर काँप रहे, क्यों काँप रहे हैं ये बंदे के हाथ पैर ऐसे 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 करके? क्योंकि ही इज वीक। आज अगर कुछ भी जरा हवा आई, जरा तूफान आया, फा ये गया उड़ के, क्यों? इंटरनल वीकनेसेस। यू आर सपोज टू मेक श्योर कि तुम ये इमेज, वीक वाले इमेज से जंप करके बिल्डर वाले इमेज पे जा पाओ। पर ये कब जाओगे बच्चों? जब खुद के वीकनेसेस को समझोगे, खुद के स्ट्रेंथ्स को समझोगे, तो ही तो स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओगे, वीकनेसेस को घटाओगे ना। सो क्या करना पड़ता है? एनालिसिस। ये हो गया इंटरनल। पर स्वॉट का और 2 पार्ट भी तो है, यस, एक्सटर्नल, विच इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। चलो देखते हैं व्हाट आर दीज अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो सीजनल डिमांड कैन बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटीज। जैसे अभी आम का सीजन है, मैनी अ टाइम्स मैनी कंपनीज पैरेलली इन दीज 3-4 मंथ्स गो फॉर द मैंगो और दैट पर्टिकुलर फ्रूट का सीजन एंड कैप्चर एंड अचीव सम काइंड ऑफ कैश इनफ्लो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। देन रूरल मार्केट कैप्चर करना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरी कंपनी दूसरी बढ़िया कंपनी के साथ मर्ज होकर इकट्ठा काम करे, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये अभी चल रहा है। तुम्हें पता है आत्मनिर्भर भारत नाम का कंसेप्ट हमारे मोदी जी ने शुरू किया है, करेक्ट? सो व्हाट आर दे डूइंग? बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है फॉर अपकमिंग बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स टू डू थिंग्स लोकली विच वी वर एक्चुअली बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो मतलब अब ताला लग गया। तो मुझे बात बताओ, डोंट यू थिंक राइट नाउ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट टाइम? बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, ज़्यादा लाइसेंसिंग का एस्पेक्ट नहीं है, बेयर मिनिमम में तुम्हें सब मिल जा रहा है। अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। क्लियर? सो अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ये अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, यू बेटर एनालाइज एंड ग्रैब दोज विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। लास्टली थ्रेट्स। अगर थ्रेट्स की बात करो तो अगेन ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी बिग थ्रेट। हालांकि अभी करंट सिचुएशन में हम वो फेस नहीं कर रहे हैं, पर कभी ना कभी तो लॉकडाउन उठेगा, कभी ना कभी तो हम अगेन ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से अंदर आ जाती है और हमारे लोकल डोमेस्टिक मार्केट के लिए वो थ्रेट हो जाता है। देन देयर इज अ प्राइस कटिंग वॉर। यस, सुनो, प्राइस कटिंग वॉर क्या होता है? सी समटाइम्स इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ गिवन मार्केट और मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रहा हूँ और कोई आके उसे 98 में बेचे, तो 2 रुपये के लिए भी कस्टमर मेरा उधर चले जाता है।
फिर मुझे क्या करना पड़ता है, आई ऑल्सो नीड टू फॉल डाउन टू आइदर 98 और 97। वो बंदा 95 पे फॉल कर जाता है, फिर मुझे 94 पे या 95 पे आना पड़ता है। इस प्राइस कटिंग वॉर के चक्कर में बहुत बार मेरा प्रॉफिट मार्जिन घटते जाता है, मेरा कॉस्ट तो रिमेन्स द सेम। सो बहुत कंपनियों में अगर कॉस्ट को कंट्रोल करके मिनिमम करके बेटर क्वालिटी देने का कला नहीं है, तो देन दोज कंपनीज लूज देयर कस्टमर्स, लूज देयर प्रॉफिट मार्जिन, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे नीड टू शट डाउन। ये चल रहा है, इसके लिए तो तुम्हारे कोर्स को डिमांड है ना, CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। You people do that which others can't do. You manage costs for the organization, and the better cost you manage, the better the company gets more profit margin and less selling price. तो कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट भी मिल जाता है, कॉस्ट भी मैनेज हो जाता है, कंपनी तरक्की कर लेती है। क्यों? तुम जैसे लोगों की वजह से। सो डोंट यू थिंक यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर कोर्स? एब्सोल्युटली। तो प्राइस कटिंग वॉर भी एक थ्रेट है कि कितना प्राइस कम करे और कम करते करते कितना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले। देन फ्री इम्पोर्ट्स आर ऑल्सो वेरी डेंजरस थ्रेट टू दी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक मार्केट। इम्पोर्ट अगर फ्री कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग मंगा लेते, फिर घर की मुर्गी इज दाल बराबर। एंड लास्टली, इकोनॉमिक स्लो डाउन इज ऑल्सो वन रीज़न, जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करने का उतना मौका नहीं मिल पाता। बट अगेन, जब तक तुम ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज नहीं करोगे बच्चों, तब तक तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन को तुम नहीं समझ पाओगे। और सिचुएशन ही नहीं समझ में आ रही है तो क्या स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओगे? फर्स्ट यू नीड टू नो वेयर यू आर, व्हाट यू आर एंड हाउ यू आर, देन यू कैन प्लान वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ यू आर गोइंग टू गो। ठीक है? सो सिचुएशनल प्लानिंग यहाँ पे पेस्ट एनालिसिस और स्वोट एनालिसिस से खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस। ना, इफ यू आर सपोज टू टॉक अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस, देखो इसका क्या कंसेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोर्टफोलियो? गिव इट अ थॉट। सोचो तुम्हारे ब्रेन में क्या वर्ड आता है, आई मीन क्या, कौन से वर्ड्स, कौन से कंसेप्ट्स आते हैं पोर्टफोलियो ये वर्ड को सुन के। क्या तुमने फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स के पोर्टफोलियोज होते हैं, वो सबमिट किए जाते हैं, ऐसा कुछ सुना है? आई थिंक सुना होगा, एक हाथ दूसरे ने नहीं सुना है तो। बट पोर्टफोलियो का एक्चुअल मतलब क्या मालूम है? यू गिव योर 360 डिग्री का व्यू टू द सामने वाला। तो यार यहाँ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरीके के फोटोज, हर एक्सप्रेशन में, गुस्से में, शर्माने में, एवरीथिंग, आई मीन ओके, आई एम सॉरी। तो ये सब करने में तुम फोटोज़ निकालते हो कोई फोटोग्राफर को हायर करके, और तुम्हारा पोर्टफोलियो बना के तुम कास्टिंग डायरेक्टर को या जो भी बंदा है वो बंदे को सबमिट करते हो। ये व्यू वो सामने वाला देख के तुम में जो भी खूबसूरती है वो देख लेता है, तुम्हें कास्ट कर लेता है, ऑफ कोर्स आफ्टर अप्रूविंग योर एक्टिंग स्किल्स ऑल्सो। बट बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग? दे आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो इन द सेंस तुम हर एंगल से बेहतर दिख रहे हो ना, ये चेक किया जाता है, बराबर है? वैसे ही पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में मेरा ऑर्गेनाइजेशन हर एंगल से सही है ना, कोई दिशा में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कोई प्रोडक्ट फेल हो रहा है क्या, कोई प्रोडक्ट अच्छा तरक्की कर रहा है क्या, ये तब एनालाइज कर पाएंगे ना जब हम सारे प्रोडक्ट्स को कंसिडर करेंगे, सारे यूनिट्स को देखेंगे और देख के एनालाइज करके फिर अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो इसके लिए बिकॉज हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 360 डिग्री व्यू करके एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर के एस्पेक्ट्स को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को एज सच, तो हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहे हैं, and therefore you call the strategy which comes out of it, you call it portfolio strategy, and analysis को you call portfolio analysis. Clear? Introduction समझा ये क्या चीज़ है, what is portfolio? चल अब देखते हैं आगे। So portfolio strategy. Portfolio strategy में it analyzes products and market, it identifies strengths and weaknesses, and it helps maintain strong position in the market. So when I analyze my portfolio, I of course analyze my product and its situation in the market. मैं market को analyze नहीं कर रही हूँ, पर मेरा product market में कैसा है, क्या level पे है, comparative study करके analyze किया जाता है। फिर उसके हिसाब से मैं मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करती हूँ, एंड देन ये सब एनालिसिस मुझे क्या मदद करता है, मुझे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहने के लिए हेल्प करता है। आगे देखते हैं।
factors influencing portfolio strategy. Okay, now what are these factors which influence my portfolio strategy? First factor, my organization's vision and mission, because this is our base, kids. ये नहीं तो आगे की कोई बात ही नहीं है, मैं स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाऊंगी ना अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में विजन और मिशन नाम के कंसेप्ट ही ना हो तो. सेकेंड, value system of promoters and shareholders. Yes, now what do you mean by value system of promoters and shareholders? What do you think? क्या होता है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोटर्स हैं, द वंस हु आर द पायनियर्स ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स द ओनर्स, आई मीन द शेयर होल्डर्स, वो किस तरीके से सोचते हैं, उन्हें क्या तरीके का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये सब एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनालाइजिंग माई ऑर्गेनाइजेशंस पोर्टफोलियो एंड डिसाइडिंग अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. देन future prospect of my current business. Yes, what does my current business provide as a vision for my future? तो मेरा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट्स मतलब जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कौन से कंसिडर कर रही हूँ, इस पर डिपेंड करेगा आज मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊंगी. Then the position of products on the product life cycle. Yes, now what do you mean by product life cycle, मैम? देखो, अब हर प्रोडक्ट का ना फेज होता है. It starts with introduction, it develops, it goes to the peak here, then it declines and it vanishes. तो ऐसा यू बन के नीचे आके निकल जाता है, इसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं. अगर मेरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होके डेवलप होके पीक पे आया, मतलब मेरा प्रोडक्ट आज की तारीख में बढ़िया चल रहा है, अब उसे पीक पे ही रखना ज़रूरी है, बराबर है. पीक से कल अगर वो डिक्लाइन में आने लग जाए तो अब डिक्लाइन से वापस पीक पे लाना या डिक्लाइन से एटलीस्ट डेवलपमेंट में लाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर. तो इफ़ आई एम सपोज टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कोलगेट का टूथपेस्ट इज़ अ वेरी 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 ओल्ड ब्रांड, एम आई राइट? मतलब वो दंत मंजन के टाइम से चल रहा है ब्रो, बराबर है. अब जब ये दंत मंजन के टाइम से चल रहा है, वी वर सो बोर्ड अबाउट इट कि दंत मंजन आ गया, फिर टूथपेस्ट आ गई, वही. तो धीरे धीरे ना कोलगेट जो मार्केट लीडर था, धीरे धीरे पीछे पड़ने लग गया. फिर वही समय पे पेप्सोडेंट आया, और फिर पेप्सोडेंट जी, पेप्सोडेंट जर्मी चेक, पेप्सोडेंट किड्स, ऐसा वैरायटी निकाला उन्होंने. तो पब्लिक खुश हो गया यार अब पेप्सोडेंट. तो कोलगेट अनसीट होके पेप्सोडेंट बिकेम द मार्केट लीडर. अब टेक्निकली देखने जाए तो कोलगेट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो डिक्लाइनिंग दिख रहा था. अभी भी कोलगेट लोग यूज़ कर रहे थे पर उतने नहीं जितने पहले करते थे. सो ऐसा पीक से डिक्लाइन आने लग गया. अब जब डिक्लाइन आने लग गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की कि कड़क मार्केटिंग करते, और इन्होंने क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये एक एड निकाल के डिक्लाइनिंग वाला फेज हटा के वापस वो पीक पे चले गए. यू नो व्हाट, पेप्सोडेंट वैनिश्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. आज कहाँ है पेप्सोडेंट? रेयरली कोई पेप्सोडेंट यूज़ करता, बिकॉज पतंजलि भी आ गया और कोलगेट ने ऑलरेडी पेप्सोडेंट को टफ दे के ख़त्म कर दिया. सो वन गुड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी and the declining product life cycle came into peak again. That is what portfolio strategies are. They give you that kind of benefit. Concept समझा? फिर गवर्नमेंट पॉलिसी और कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, ये भी मेरे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है. एब्सोल्युटली. मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है मेरे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को. Then my company's resources and the strength of the company. Yes, what are the resources of my company? Resources are our base. अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में गुड रिसोर्सेज है तो ही तो मैं अच्छी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट भी कर पाऊंगी, सिर्फ प्लान नहीं, अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊंगी. एंड ऑफ कोर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स मुझे हेल्प करेंगे टू मैच अप टू द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द पोर्टफोलियो एंड टू मेक श्योर दैट माई पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी हेल्प्स मी सक्सेड. Okay, so these are the factors. पहला factor vision mission, दूसरा value system of promoters and shareholders, तीसरा future prospect of current business, चौथा position of products on the product life cycle, पांचवा government policy and competitors, then business environment, and lastly companies या organizations resources and strengths. चलो next part देखते हैं. Now kids, when we talk about portfolio analysis, now analysis के तुम्हें तरीके दिए गए हैं, जिसका पहला तरीका तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स कहते हैं उसे.
this is the first kind of method that managers use to analyze the portfolio of any given company. अब अगर तुम्हें वहाँ फोटो में दिख रहा है 4 स्क्वायर्स बनाए हैं और 2 एक्सेस है, ऊपर का रिलेटिव मार्केट शेयर है, साइड का मार्केट ग्रोथ एनालिसिस है। देखो अब क्या किया जा रहा है, कोई भी कंपनी के ये 4 एस्पेक्ट्स में वो कंपनी अपने प्रोडक्ट असाइन करती है। अब मान के चलो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट मार्केट अच्छा खासा कैप्चर कर चुका है, पर उसका जो मार्केट में ग्रो होने का रेट है वो भी मस्त लेवल पे हाई है, तो इफ आई कैन से पतंजलि का दंतकांति, I mean when it came and whoop, it became so famous, maximum people shifted to दंतकांति, कोलगेट को भी छोड़ के। तो मतलब डोंट यू थिंक ये प्रोडक्ट पतंजलि का चमक उठा एकदम, सो यू कैन कॉल इट स्टार ऑफ द कंपनी। तो ये जो स्टार का बक्सा यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, वो स्टार के बक्से में हम क्या करेंगे, ये पतंजलि के दंतकांति को डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है एंड मार्केट ग्रोथ भी हाई है, ठीक है। पर यही अगर हम कहें कोलगेट टूथपेस्ट का अगर हमें बीसीजी मैट्रिक्स बनाना है, तो कोलगेट में ये जो रिलेटिव मार्केट शेयर या रिलेटिव ग्रोथ की बात करो, तो कोलगेट टूथपेस्ट का मार्केट शेयर तो बढ़िया है, सवाल ही नहीं, इट इज हाई, इट हैज कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ मार्केट। बट मार्केट ग्रोथ कैसा है, इज इट ग्रोइंग वेरी हाई? नो, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड द मार्केट ना बच्चों। तो जो ऑलरेडी सेट प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर बढ़िया दिखेगा, हाई दिखेगा, पर उसका ग्रोथ लो दिखेगा और उसे कैश काउ कहा जाएगा। दिख रही है ये पैसे मुंह में रखी हुई गाय है जिसके ऊपर डॉलर के साइंस है, क्यों है? क्योंकि ये कैश देने वाली गाय है, दूध देने वाली नहीं, वो फायदा दे रही है। कैसा फायदा दे रही है? कैश का फायदा दे रही है। चलो अब मैं बताती हूँ तुम्हें इसका एग्जैक्ट एजेंडा क्या है। चलो वील टेक आईफोन नाम का कंपनी, ठीक है ना, एप्पल इंक। एप्पल इंक ये कंपनी के बहुत वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, मैकबुक, देन आईफोन के वर्जन्स है, आईपैड है, आईपॉड है, ठीक है। चलो अब इनको, ये प्रोडक्ट्स को अगर हम ये 4 बक्सों में डालना चाहे, तो मुझे एक बात बताओ, चमकता सितारा क्या है उनका? तो आईफोन्स। क्यों? हर बार नया आईफोन आता है, हर बार मार्केट शेयर बढ़िया तरीके से कैप्चर करता है और उतना ही ग्रो भी होते जाता है, बराबर है। तो उसके टक्कर में कौन है? वन प्लस। बट कंपैरेटिवली आईफोन ये एप्पल इंक का चमकता सितारा है, सो यू कैन कंसिडर इट अ स्टार, फेयर इनफ। अब चमकते सितारे में क्या क्या दिखता है? मार्केट शेयर हाई, मार्केट ग्रोथ भी हाई। चलो सेकेंड देखते हैं। अगर हम उनके आईपैड की बात करें, तो आईपैड तुम्हें पता है ना, वो बड़ा सा आईपैड है, चलता है, वाव तरीके से नहीं चलता है पर चल जाता है। तो मार्केट शेयर है, बहुत बढ़िया नहीं है पर ग्रोथ हाई है। मतलब अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोग खरीद लेते हैं, पर एक सर्टेन लेवल के बाद मार्केट कैप्चर करना बंद हो जाता है, तो इट बिकम्स ए क्वेश्चन मार्क बच्चों, वेयर मार्केट शेयर इज लो बट मार्केट ग्रोथ इज हाई। तो मतलब प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है मार्केट में, पर अभी तक मार्केट को ऐसा पकड़ में नहीं लाया है। तो क्यों उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं? बिकॉज मे बी वो स्टार में कन्वर्ट हो सकता है, मे बी वो फ्लॉप शो भी हो सकता है, इसके लिए उसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, ठीक है। चलो अब एक उनका ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं आईपॉड, जो सिर्फ गाने सुनने वगैरह के लिए हुआ करता था। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो बनाना बंद कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि वो डॉग वाले कैटेगरी में चला गया, उसका मार्केट शेयर भी बहुत लो था और कोई ग्रोथ तो सवाल ही नहीं था, कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो ना मार्केट कैप्चर हो रहा था, ना मार्केट में कोई ग्रोथ आ पा रही थी, एवरीथिंग वाज एट अ स्टॉप। सो डॉग्स कैटेगरी में उनको डालने की वजह से, आइडली डॉग्स आर वेरी यूजफुल, बट आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल हैव यूज्ड डॉग्स टू से कि डॉग है, चल निकाल दे। तो आईपॉड डॉग कैटेगरी में गया और एट द एंड ऑफ द डे उसे बनाना बंद कर दिया गया। पर यही कैश काउ की बात करें तो भाई एप्पल इंक के लैपटॉप्स, मैकबुक्स बढ़िया तरीके से सेटल्ड है मार्केट में। आई मीन मैनी पीपल प्रेफर एप्पल इंक के प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू लैपटॉप्स देन एनीथिंग एल्स। सो मार्केट शेयर बढ़िया है, ग्रोथ एकदम क्या बोलते हैं ना, स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ग्रोथ ऑलरेडी है। देखिए एक सिंपल बात है, पहले ना मैं बहुत पतली थी, सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत पतली थी। बाद में मैं एकदम
फूक गई, ठीक है। तो आई वॉज रफली अराउंड 35 kg, 35-36 kgs ऑफ वेट. देन आफ्टर आई गेव बर्थ टू माई बेबी गर्ल, आई सडनली क्लाइम्ड टू 45, 10 किलो मेरा बढ़ गया. तो मैं मोटी दिखने लगी, क्योंकि 10 किलो मतलब दिख गया ना, एकदम फटक से ग्रोथ हुआ. पर बाद में ना 45 से अब मैं जब 50-51 किलो की हुई हूँ ना, पता नहीं चल रहा है लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज एक एक किलो बढ़ रही हूँ. तो मेरा ग्रोथ अब स्लो हो गया है, पर मेरा मार्केट शेयर ऑलरेडी कैप्चर्ड है. तो मेरा मार्केट शेयर, एज इन मैं मोटी तो हूँ, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्पेस, बट नाउ दैट आई एम इंक्रीजिंग माई स्पेस, आई एम नॉट इंक्रीजिंग एट अ फास्ट लेवल. सो स्टार्स कैसे होते हैं कि अब मैं मोटी हो रही हूँ तो दिखती हूँ, मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई, पर एक बार मैं मोटी हो गई, अब मैं स्टार हो गई. स्टार से जब मैं कैश कहाँ बनूंगी ना बच्चों, ऑलरेडी मार्केट मेरा है, तो अब और कितना फैलोगे मार्केट में. इसके लिए ग्रोथ लो हो जाता है, पर मार्केट शेयर हाई होता है. मार्केट कैप्चर बढ़िया किया है, पर अब जब कैप्चर हो गया तो और कितना ग्रो हो गए, ग्रो होने का स्पीड कम होते जाता है. तो वैसे मोटे एक बार हो चुके, जब पहली बार होते हो तो दिख जाते हैं, अरे मोटा हो गया. पर एक बार मोटा होने के बाद जब धीरे धीरे मोटे होते हो, उतना दिखने में नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी तुम फैल चुके हो. और कितना फैलोगे, धीरे धीरे फैलोगे. वैसे कैश काउ में एप्पल का मैकबुक एंड द लैपटॉप्स, they're already set in the market. I mean, there is great market capture, market share of that particular product. So ऑलरेडी मार्केट शेयर कैप्चर होने की वजह से अब और आगे कितना ग्रो होंगे, तो स्लो और लो ग्रोथ होता है. पर ये वही प्रोडक्ट्स है जिनके बेसिक क्या बोलते हैं, तरक्की होने की वजह से एप्पल इंक बहुत सारा कैश कमाता है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है. सो उन्हें कैश काउ देने वाले, कैश देने वाली काउ कहा जाता है, ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, हम जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ना, वो कैटेगरी के वो प्रोडक्ट्स में क्या करना है. तो अगर मेरा प्रोडक्ट स्टार है, तो ये प्रोडक्ट्स में मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगी और उनको और तरक्की करवा के कैश काउ बना लूंगी, मतलब सेटल करवा दूंगी मार्केट में. अगर मैं क्वेश्चन मार्क हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स में होल्ड किया जाता है, होल्ड करके रुका जाता है कि पैसे डाले नहीं डाले, देखते हैं स्टार बनेगा कि डॉग बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है. डॉग वाले प्रोडक्ट्स में डिसीजन होता है कि भाई पैसा डाला हुआ डाइवेस्ट कर लो, बंद कर दो प्रोडक्ट्स को, क्योंकि लॉस ही होने वाला है होगा तो. और कैश काउज में ये डिसीजन होता है कि इन्वेस्ट नहीं करना है, अब हार्वेस्ट करना है, मतलब फायदा लेना है. जो इतने मेहनत से क्वेश्चन मार्क को स्टार को कैश काउ बनाया है, तो अब वो कैश काउ का फायदा उठाओ. सो मोर द कैश काउज, मोर द प्रोडक्ट्स इन द कैश काउ बॉक्स, द बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मोर द प्रोडक्ट्स इन द डॉग वाला बॉक्स, the worst unfavorable situation for any organization. पर इस बहाने से एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट्स 4 कैटेगरी में डिवाइड होके क्लैरिटी आ जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स में पैसा डालना है, कौन से प्रोडक्ट्स को थोड़ा समय दे के रुका के रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स को निकाल ही देना है, और कौन से प्रोडक्ट से फायदा आने वाला है. दैट इज द क्लियर पिक्चर दैट BCG ग्रुप मैट्रिक्स गिव्स यू. आई नो मैंने बहुत बड़बड़ कर ली है, पर ये एक लास्ट कंसेप्ट BCG के 2 जो कंसेप्ट है वो सुन लो, फिर मैं ये पार्ट को खत्म कर दूंगी. सो BCG मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप कंपनी टू एनालाइज बिजनेस वाया मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ. तो 2 ट्रेंड्स है, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ, 2 चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं. स्टार्स, दे हैव हाई मार्केट शेयर and high growth, and that is why the strategy that we use is you have to invest in these stars to make them cash cows. Correct. Second, question marks, they also have high growth, but उनका मार्केट शेयर कैप्चर नहीं हो पाता है, लो मार्केट शेयर होता है, जिसकी वजह से उन्हें होल्ड करके रखना है, रुकाना है. जो हो रहा है वो टाइम के बराबर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क स्टार में कन्वर्ट होने वाले हैं कि डॉग्स हो जाने वाले. देन we have cash cows, the heroes of our business. They have high market share but low growth because already फैल चुके हैं, अब ज़्यादा ग्रो नहीं होने वाले. यहाँ पे डिसीजन क्या है, हार्वेस्ट करो, यूज द प्रॉफिट दैट इज कमिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कैश काउस. एंड लास्ट, there are dogs which unfortunately have low growth as well as low market share, and the decision is to divest these products. फिर देखते हैं, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, लिमिटेशंस ऑफ BCG मैट्रिक्स. चलो पहला देखो, एक समझो
जब फायदे हैं तो लिमिटेशंस तो होंगे ही ना, बट लिमिटेशंस को ध्यान में रख के फिर भी अगर फायदों को अच्छे से यूज़ किया जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। चलो, सो लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स में इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन अ मार्केट। सी, आज मेरे लिए जोगेश्वरी भी मार्केट है, मुंबई भी मार्केट है, इंडिया भी मार्केट है। तो व्हाट काइंड ऑफ मार्केट एम आई कंपेयरिंग? मार्केट में मार्केट शेयर अच्छा है मतलब कौन सा मार्केट, ये डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ आर नॉट रिलायबल पॉइंट्स फॉर कैश फ्लो। यस, मैंने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया या मार्केट में मैं बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही हूँ, नेसेसरी नहीं है कैश इनकम अच्छा आ रहा है, अलग अलग पॉइंट्स है। समटाइम्स डॉग्स में ऑल्सो बी मेड इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स। यस, ऐसा नहीं है कि डॉग कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट आ गया मतलब अब उस पे से पैसे निकालने ही है। कभी कभी एकदम लो जाने वाला प्रोडक्ट अचानक भयानक हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के चले जाता है। तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजर्स इंस्टिंक्ट कि व्हाट ही नीड्स टू एक्चुअली डू, वेदर ही वांट्स टू डाइवेस्ट और ही नीड्स टू मेक इट इनटू क्वेश्चन मार्क एंड इनटू स्टार एंड कन्वर्ट इट इनटू कैश काउ इवेंचुअली। BCG इग्नोर्स द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। यस, यहाँ पे वो प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स को ध्यान में ही नहीं रखता है। देखो, सब्सटीट्यूट्स भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज एक एसबेडा का महंगा 2000 रुपये का बैग और एक 200 में मिलने वाला छोटा सा बैग, टेक्निकली दोनों बैग ही है। आज अगर एसबेडा ने 2000 की चीज़ 3000 में बेचने की कोशिश की तो शायद मैं एसबेडा ये ब्रांड छोड़ के और कोई बैग के दुकान में जाके कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ले लूँगी। तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है इसके लिए ऐसा कर पा रही हूँ, सब्सटीट्यूट्स होते ही नहीं तो मुझे कुछ भी करके एसबेडा ही लेना पड़ता। सही बात है ना? तो सब्सटीट्यूट्स कस्टमर के डिसीजन को बदलते हैं, इसके लिए सब्सटीट्यूट का सिचुएशन भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नो स्ट्रैटेजी सजेस्टेड फॉर द डिक्लाइनिंग मार्केट, दैट इज सनसेट इंडस्ट्रीज। देखो एक बात समझो, मैनी अ टाइम्स द इंडस्ट्रीज विच आर डिक्लाइनिंग दे ऑल्सो अर्न ड्यूरिंग द डिक्लाइन। सो सनसेट इंडस्ट्रीज का भी एक कंसेप्ट है, उनका सनसेट हो रहा है बट फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके, थोड़ा बहुत स्मार्टनेस अप्लाई करके मैनेजर्स वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट ओरिएंटेशन करके प्रॉफिट कमा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। पर ये सारी बातों को बीसीजी ने क्लियर कट इग्नोर कर दिया है। So definitely there are certain limitations of BCG matrix, but nevertheless at the end of the day हमारे प्रोडक्ट्स के सिचुएशन का क्लैरिटी आ जाता है, कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा जा रहा है, कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं जा रहा है, कौन से पोर्टफोलियो में क्या डिसीजन लेना है। ये क्लैरिटी मुझे BCG मैट्रिक्स की वजह से ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। सो ऑल इन ऑल BCG मैट्रिक्स इस पोर्टफोलियो मैट्रिक्स का फर्स्ट एस्पेक्ट। हमने शुरुआत की सिचुएशनल एनालिसिस से इन दिस वीडियो। सिचुएशनल एनालिसिस में हमने क्या क्या देखा बच्चों? पहले देखा पेस्ट एनालिसिस, फिर देखा स्वोट एनालिसिस। पेस्ट के हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्निकल फैक्टर्स देखे। स्वोट के हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये 4 एस्पेक्ट्स देखे। हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। फिर we went ahead to understand what do you mean by portfolio strategy, what are the factors which influence portfolio strategy, am I right? याद करो। फिर हमने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का फर्स्ट तरीका देखा, वो है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। एंड ये बीसीजी मैट्रिक्स में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक होता है रिलेटिव मार्केट शेयर, दूसरा होता है रिलेटिव मार्केट ग्रोथ। ये दोनों एक्सेस पे, एक्स एंड वाई एक्सेस पे इनको प्लॉट करके बीच में 4 मैट्रिक्स क्रिएट होते हैं, जिसमें का पहला मैट्रिक्स होता है स्टार, फिर होता है कैश काउ, फिर होता है क्वेश्चन मार्क एंड लास्टली वी टॉक अबाउट डॉग्स। करेक्ट। एंड एंड में हमने ये एस्पेक्ट देखा कि भाई लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स को अगर देखें तो थोड़े बहुत कॉन्स बीसीजी में भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे बीसीजी डेफिनेटली हेल्प्स अस सॉल्व स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्वेरीज एट द पोर्टफोलियो लेवल। ठीक है, चलो तो चैप्टर नंबर 2 इधर आधा खत्म हुआ। बीसीजी मैट्रिक्स के बाद आगे एनसॉफ का मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को कवर करने के बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होता है, ये आधे चैप्टर के आधे पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके तुम्हारे सिलेबस में डालूंगी। क्लियर? Question answers people, don't worry, I will be addressing those issues also, but right now our focus is to complete conceptually all the 3 chapters, and then after all the 3 chapters get over, I will keep posting you question answer related queries. ठीक है, चलो।
Take care till then. Bye bye. All the best.